नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम ऐसे खबरें डिस्कस करने वाले हैं जो अफेक्ट करती हैं आपके फाइनेंसेस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को, जो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो हम अपलोड करते हैं रोज। वीडियो का जो कंटेंट आता है, ये आता है 3 बिज़नेस न्यूज़पेपर से। ये हैं इकोनॉमिक टाइम्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो इसके जो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, काम के आर्टिकल्स हैं मैं कहूँगा, हम वो कवर करते हैं और बाकी सारे आर्टिकल्स को हम करते हैं इग्नोर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोज़ रोज़ देखना पसंद है। शुरुआत करूँगा मैं आज के पहले आर्टिकल से। तो चलिए पढ़ते हैं। फरवरी एक्सपोर्ट्स श्रिंक 10.9%, द वर्स्ट शो इन 20 मंथ्स। अचानक से बात हो रही थी, इंडिया में फिर से रिकवरी की, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। और ये एक्सपेक्टेड भी था कई लोगों को। मैं कहूँगा इंडिया का जो मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट है, ट्रेड डेफिसिट है, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब जब भी ट्रेड करती है कोई कंट्री तो एक्सपोर्ट करती है और इम्पोर्ट करती है। तो अगर एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है, मतलब खरीदती ज़्यादा है, बेचती कम है, तो इसका मतलब वहाँ पे डेफिसिट है। और यहाँ पे प्लमेट होना मतलब नीचे आना, तो ये नीचे गिर करके ट्रेड डेफिसिट जो है ये कितना हो चुका है अब 3.5 ईयर लो ऑफ $14.05 बिलियन पे आ चुका है इन फ़रवरी। सो अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में शार्प कॉन्ट्रैक्शन आया है ड्यू टू सॉफ्टनिंग ग्लोबल पेट्रोलियम प्राइसेस एंड राइजिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मतलब यहाँ पर हमारे इंपोर्ट्स तो गिरे हैं, एक्सपोर्ट्स भी काफी गिरे हैं। और इसका रीजन है कि एक तो ग्लोबली पेट्रोलियम प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो लगातार नीचे गिर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम आप देखिए लगातार नीचे गिर रहे हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो पॉलिसी चेंजेस हैं वो क्या होंगी ये अभी लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो पहले था 19.52 बिलियन डॉलर, ये था फरवरी 2024 में। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे और कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो डेटा है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो आउटबाउंड शिपमेंट है, जो एक्सपोर्ट्स है हमारे, वो बहुत तेजी से गिरे हैं। करीब 10.9% की फॉल आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 36.91 बिलियन डॉलर्स इन फरवरी। और जो डिक्लाइन आया है एक्सपोर्ट में, और इसका रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हमारा एक हाई बेस बन चुका है 41.1 बिलियन डॉलर सेम पीरियड में लास्ट ईयर, जिसकी वजह से डिक्लाइन हमें ज्यादा लग रहा है। इंपोर्ट्स अगर आप देखेंगे 16.3% नीचे है एट 50.96 बिलियन डॉलर। तो ये भी काफी बड़ा डिक्लाइन है पिछले 20 महीनों में। अगर आउटलुक की बात करूं मैं कि आगे का क्या लग रहा है, कोई पूछे कि यार आगे क्या लग रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा अच्छा, क्या इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटर करेगा पहले से, तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब मैं बता दूं आपको कि जो आउटलुक है वो भी बड़ा अनसर्टेन है, जब तक कि इंडिया यूएस के बीच में एक अग्रीमेंट नहीं हो जाता ट्रेड का, और यूएस क्लैरिफाई नहीं कर देता आगे चीजें कि क्या करने वाला है, वो दूसरे कंट्रीज के अगेंस्ट कितना टैरिफ लगाने वाला है, चाइना के अगेंस्ट वो क्या आगे डिसीजन लेने वाला है, चाइना यहाँ पे क्या करने वाला है, तब तक ना क्लैरिटी नहीं होगी कि हमारे गुड्स का क्या होने वाला है। क्या हमारे मार्केट में ही गुड्स फ्लड कर दिए जाएंगे चाइना द्वारा, ये भी हो सकता है। तो इसमें अनसर्टेनिटी काफी है। तो इस टाइम पे एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर है, कहीं ना कहीं वो काफी अनसर्टेन होंगे। मुझे लगता है अगर आपके पोर्टफोलियो में चेक कीजिएगा, ऐसी कंपनीज है जो 90% 80% एक्सपोर्ट से कमा रही है। और स्पेसिफिकली मैं सर्विसेज की तो बात भी नहीं करूंगा, मैं एक्सपोर्ट्स में गुड्स की बात करूंगा। तो जरूर एक बार उन्हें ध्यान से देखिएगा जो ग्लोबल सप्लाई चेन पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और उन्हें भी जरूर देखिएगा जो पेट्रोलियम प्राइसेस पे है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स होंगे जिनको काफी फायदा भी होगा इससे। तो ये मेरा एक पॉइंट है। और बाकी अगर कुछ अच्छे पॉइंट है तो आप भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। चाइना इकोनॉमिक पिकअप टॉप्स फोरकास्ट बिफोर टैरिफ पेन डीपेंस। यहाँ पे चाइनीज कंजम्पशन की बात हो रही है और इन्वेस्टमेंट की। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो ये एक्सीड कर चुका है एस्टिमेट्स को, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे चाइना ऑलरेडी मीट कर चुका है। यहाँ पे जो डेटा आया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो एस्टिमेट्स को ऑलरेडी टॉप कर चुका है। रेजिलियंस के सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ से। और जो स्टिमुलस है, कहीं ना कहीं यहाँ पे और स्टिमुलस की हमें जरूरत पड़ेगी चाइना में, अगर हम और ग्रोथ को पंप करना चाहते हैं। तो ये चीजें काफी, मतलब मैं कहूंगा आपको चाइना को केस स्टडी की तरह लेना है इस वक्त, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था। कल के आर्टिकल को जरूर देखिएगा कि चाइना में प्रॉब्लम है इस वक्त किस चीज की। एक डिफ्लेशन, दूसरा लोअर ऑफ कोर्स स्पेंडिंग और कंजम्पशन है, और एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है वहां पे, वो है लो ग्रोथ रेट, स्लो ग्रोथ रेट, जो कोविड के बाद से हमें देखने को मिल रहा है लगातार। तो ये इशू चाइना कैसे सॉल्व कर पाता है, ये एक केस स्टडी होगा पूरी दुनिया के लिए। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल तो
अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है ये पहले से इंक्रीज़ हुआ है। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा है 5.9% एंड ये जो मीडियन एस्टिमेट था ब्लूमबर्ग सर्वे का ऑफ एनालिस्ट ग्रोथ इन फिक्स्ड एसेट्स ये भी अगर आप देखेंगे तो ये बढ़कर हो चुका है 4.1%। तो आउटपुट मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है यहाँ पे, फैक्ट्री आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा-सा लेकिन इंक्रीज़ हुआ है। रिटेल डेटा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल रेंज में है। चीफ इकोनॉमिस्ट है ग्रेटर चाइना फॉर बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च यहाँ पे, तो इनका कहना है कि जो अपस्विंग है ये सजेस्ट कर रहा है कि बीजिंग की जो ग्रोथ पॉलिसीज़ है, प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं, वो कहीं न कहीं मोमेंटम को लगातार लेकर जा रही है ग्रोथ की तरफ और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट भी प्रेशर में है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं अभी और चाइना को क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी हिट हुए चाइना के, ठीक है? डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे ज़्यादा पनिश किसको किया है? चाइना को किया है। तो ये काफ़ी मैं कहूँगा एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होगा चाइना और यूएस के बीच में कि किस तरीके से चाइना रिटेलिएट करता है यूएस की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। या तो ये रिटेलिएट करेगा या तो झुक जाएगा और जो यूएस कह रहा है उनकी बातों को मानेगा या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि कंट्रीज़ दिखाती हैं कि वो लड़ रही हैं और एक्चुअली वो सामने वाले की हर बात माने जा रही है। ठीक है? तो ये भी चाइना कर सकता है, वी नेवर नो। फोर्ड में यूज्ड चेन्नई यूनिट फॉर इंजन एक्सपोर्ट्स। यूएस ऑटोमेकर फोर्ड है यहाँ पे फाइनलाइज़ कर चुका है प्लान्स को जहाँ पे ये चेन्नई के पास इनकी एक फैक्ट्री है जिसे ये यूज़ करेंगे इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोर्ड इंडिया छोड़कर जा चुका था कई दिनों पहले ही, कुछ साल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये इस तरफ डिसाइड किया है कि इंडिया के जो चेन्नई में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इससे ये एक्सपोर्ट्स करेंगे लेकिन इंडिया में कार्स नहीं बेचेंगे। और पहले बात चल रही थी कार मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की, लेकिन अब यहाँ पे बात चल रही है किस चीज़ की? यहाँ पे बात चल रही है इंजन मैन्युफैक्चरिंग की कि ये इंजन बनाने वाले हैं चेन्नई प्लांट में और ये रिपर्पस्ड होगा एक्सपोर्ट फोकस प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ही यहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा और ये डिसीजन है इनके फोर्ड के ब्रॉडर ग्लोबल स्ट्रैटेजी का। तो फोर्ड की कार्स इंडिया में 1-2 ही थी जो पॉपुलर थी एंड यूएस में भी अगर मैं बोलूँ तो इनकी पिकअप ट्रक्स वगैरह ही ज़्यादा बिकते हैं। इनकी कार्स इतनी ज़्यादा नहीं बिकती है जितनी पिकअप ट्रक्स में सक्सेसफुल रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे रीआर्म यूरोप कुड फोर्टिफाई न्यू अलायंसेस। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो डिस्डेन है नेटो के लिए ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये बिलीव करते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं नेटो की ये फ़ायदा उठाती है यूएस का और ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि यूरोप को अपना जो कंट्रीब्यूशन है अपने खुद के डिफेंस के लिए, वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूएस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। यूएस का काफ़ी बड़ा बजट यूरोप की सुरक्षा में जा रहा है, तो यूरोप की सुरक्षा के लिए उसे खुद और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अक्रॉस अटलांटिक अगर आप देखोगे तो यूरोप यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है एक स्टार्क रियलिटी को, जहाँ ये रिलाय नहीं कर सकता अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज़ पर और ये एलाइज़ कौन है? ये है यूएस। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था यहाँ पे जहाँ पे नेटो को फॉर्म किया गया था ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो यहाँ पे फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन इन्होंने रिपीटेडली अंडरस्कोर किया है रिसेंट टाइम्स में यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला ने भी कहा कि यहाँ पे ये 800 बिलियन यूरोस का प्लान बना रहे हैं जहाँ पे ये डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएँगे और इसे इन्होंने कहा है कि वाटरशेड मूवमेंट है ये यूरोप के लिए और यूक्रेन के लिए और यहाँ पे कहीं न कहीं ये रशिया को डेटर करना चाहते हैं एंड प्रपोज़ कर रहे हैं कि मेंबर स्टेट्स को और बजटरी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करो अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में और फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है वो आप उसकी चिंता ज़्यादा मत करो, एक्सेसिव डेफिसिट्स की ज़्यादा चिंता मत करो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो पोस्ट कॉलोनियल नेशंस है कॉलोनियल नेशंस जैसे कि इंडिया, जिनका डिफेंस सेक्टर अभी काफ़ी मैं कहूँगा बढ़ना शुरू हुआ ही था। तो अब ये राइज़ कर सकता है ग्लोबल रीआर्मामेंट वेव। अब ग्लोबली एक नई लहर शुरू हो गई है कि भाई डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, डिफेंस पे खर्च करो। तो कहीं न कहीं इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हम भी काफ़ी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे जाकर या फिर पार्टनरशिप कर सकते हैं यूरोपियन कंपनीज़ के साथ ताकि टेक्नोलॉजी को हम इंडिया ला सकें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस से रिलेटेड। न्यू बीवाईडी बैटरी सिस्टम टू चार्ज ईवी इन 5 मिनट्स। बीवाईडी ने अनवील किया है एक नया सिस्टम इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जहाँ पे चाइनीज़ ऑटोमेकर का कहना है कि ये कार को ऑलमोस्ट फुल चार्ज कर देंगे, ठीक है? जितना एक कार को फुल टंकी अगर आप पेट्रोल डालो,
तो चा टाइम लगता है, उतने में ही ये पूरी बैटरी चार्ज कर देंगे। तो बेसिकली अगर मैं अपनी कार को ले जाऊँ और 35-40 लीटर, 45 लीटर पेट्रोल डलवाऊँ, उतने ही देर में एक इलेक्ट्रिक कार बीवाईडी की पूरी चार्ज हो जाएगी और ये 470 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर पाएँगे सिर्फ 5 मिनट के चार्जिंग में। ये जो इन्होंने नया टेस्ट किया है इसमें इनका ये कहना है। तो बीवाईडी बहुत ही तेज़ी से मैं कहूँगा आगे ग्रो कर रही है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल और सस्ते दाम पर ये कार्स बनाता है। तो इसलिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए बीवाईडी को रोक पाना। मैं कहूँगा यूरोप की बात करें, जापानीज़ कंपनीज़ की बात करें जो डोमिनेट करते थे आज तक, कहीं न कहीं सब काफ़ी डरे हुए हैं बीवाईडी से। Concern remains. Rupee rises 20 पैसा for a third day of gains. यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं रुपए की जो रुपया जो है इसने 20 पैसा गेन किया है अगेंस्ट डॉलर एंड क्योंकि डॉलर इन्फ्लोज हमारे पास इंडिया में आए हैं ट्रेडर्स का ये कहना है। रुपी क्लोज हुआ है 86.80 पे अगेंस्ट ग्रीनबैक डॉलर के अगेंस्ट जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 87.01। तो लगातार तीसरा दिन है जो रुपया यहाँ पे मजबूत हुआ है। कंसर्न्स अभी भी है वीकली करेंसी पे, ठीक है? लेकिन ये कंसर्न्स अभी खत्म नहीं हुए हैं और टेम्परेरी करेक्शन आया है। करेंसी प्रेशर में आ सकता है अगेन जब तक कि यहाँ पे डॉलर इन्फ्लोज़ हमें देखने को मिलेंगे तब तक एंड मतलब चीज़ें अनसर्टेन अभी भी रहेंगी जैसे-जैसे नई ट्रेड पॉलिसीज़ आएँगी, जैसे-जैसे एग्रीमेंट्स आएँगे, आगे जाकर वैसे-वैसे क्लैरिटी बढ़ेगी तभी हमें ये वॉलेटिलिटी घटती हुई नज़र आएगी। तो डीलर्स का कहना है कि सेंट्रल बैंक ने डॉलर्स और बाय किए हैं इस लेवल पे और ये स्टेप आरबीआई आगे और कदम बढ़ा रहा है ताकि अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बिल्ड कर सके। तो मेरा आज का सवाल है आपसे, अभी हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, रुपए को सपोर्ट करने के लिए डॉलर को सेल करता है, रुपए को बाय करता है और इसका उल्टा करता है फॉरेक्स रिज़र्व बिल्ड करने के लिए ये डॉलर को बाय करता है, रुपए को सेल करता है। तो इस वक़्त रुपए को सपोर्ट करने के लिए पिछले 1 सालों में आरबीआई ने कितने पैसे खर्च किए, कितने डॉलर की सेलिंग की है? क्या खर्च करना नहीं कहूँगा, कितने डॉलर सेल किए हैं अपने फॉरेक्स रिज़र्व में से? BEE pushes for 5-star ACs to cool power demand surge. कोलकाता में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयर कंडीशनर कंपनीज को कहा है कि आप एक काम करो, आप एनर्जी एफिशिएंट मॉडल्स के सेल्स को और बढ़ाओ, आगे लेकर जाओ और ज़्यादा प्रमोट करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ओल्ड जो पुरानी एसीज़ हैं, वो ज़्यादा काफ़ी एनर्जी कंज़्यूम करती है और लेटेस्ट 5 स्टार मॉडल्स जो हैं, वो काफ़ी कम मैं कहूँगा एनर्जी कंज़्यूम करते हैं उनके कंपैरिज़न में। तो जो पीक पावर डिमांड है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है गवर्नमेंट के लिए कि जब डिमांड पावर की एकदम पीक पर हो और ग्रिड स्टेबिलिटी वो इंश्योर कर पाएँ इस समय। तो पावर मिनिस्ट्री का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, 11 मार्च को उन्होंने एक लेटर निकाला और इन्फॉर्म किया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावर डिमांड होगा इस समर। एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत एम्फसाइज़ किया जा रहा है अर्जेंटली कि आप सस्टेनेबल कूलिंग प्रैक्टिसेज़ को फ़ॉलो करो। डाइकिन एयर कंडीशन इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका भी कहना है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है जहाँ पे अपग्रेडेशन स्कीम लाई जा रही है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो जो रिकवर कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसी 2 से 3 साल में लो बिजली के खर्चे की वजह से उन पे फ़ोकस किया जाए और पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज़ को कह रही है कि एग्रेसिवली पुश करें सेल्स ऑफ 5 स्टार एसीज़। तो कंपनीज़ को कहा जा रहा है कि 5 स्टार एसीज़ आप बड़े नंबर में बनाओ ताकि पावर डिमांड जो है इसे मैनेज किया जा सके इंडिया में, नहीं तो ये आउट ऑफ हैंड हो सकता है। तो एक और बात चल रही है कि एसीज़ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होना चाहिए अब से 20 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ करंट 16 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव का कहना है। तो ये लेटर जो है ये कहीं न कहीं अभी भेजा गया था कि एसी टेम्परेचर को 24 डिग्रीज़ पे सेट किया जाए इंस्टेड ऑफ लोअर टेम्परेचर और इससे 10 बिलियन किलोवाट ऑवर एनुअली बच सकता है। मतलब इक्विवेलेंट टू थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ एनर्जी कॉस्ट अगर मिनिमम जो टेम्परेचर है एसी का उसे 24 डिग्रीज़ कर दिया जाए। तो बीई लेटर जब रिव्यू किया गया तो इसमें कहा गया कि ऑलमोस्ट 30% जो इंस्टॉल्ड एसीज़ है ना इंडिया में वो अभी 8 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और जो 40 से 50% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करते हैं करंट 5 स्टार मॉडल से। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कंपनीज़ को यहाँ पे हम एनकरेज करना चाहेंगे, ठीक है? कि ये अपग्रेड करें टू लेटेस्ट 5 स्टार मॉडल्स और इनका ये कहना है कि ऐसा जो मूव अगर हम लेते हैं तो ये इनेबल करेगा अप टू 60% एनर्जी सेविंग्स 60% एनर्जी सेविंग्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम होगी और पीक पावर डिमांड भी कम होगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कट्स कम देखने को मिलेगी, काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ हमें बिजली
मिल पाएगी। 5 स्टार एसीज़ जो है वो कभी अगर आप देखेंगे तो 25% है ऑफ मार्केट के ड्यू टू हायर प्राइसेज़ काफ़ी महँगे आते हैं। और कुछ इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे लाने की बात चल रही है ताकि रिप्लेस किया जाए और ताकि नए परचेज़ के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा सके, तो कुछ नया यहाँ पे हो सकता है। जावा का कहना है कि करीब 55 मिलियन इंस्टॉल्ड एसीज़ हैं जो 10 साल से भी पुराने हैं और इनकी रिप्लेसमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो कोई ऐसा इंसेंटिव स्कीम लाया जाए जहाँ पे 5 स्टार एसीज़ थोड़े सस्ते हों और पुराने एसीज़ को चलाने का जो ओवरऑल अगर आप देखो कॉस्ट ना वो फ़ायदा ही ना हो बिल्कुल। अगर 5 स्टार एसी सस्ता कर दिया जाए तो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। बात करता हूँ मैं अगले आर्टिकल की। मारुति, टाटा जो है ये ड्राइव करेंगे प्राइस हाइक्स। कार्स और महँगे हो सकते हैं। हमारे जो लीडिंग ऑटोमेकर्स हैं मारुति और टाटा मोटर्स, इनका कहना है कि अपने व्हीकल प्राइसेज़ को बढ़ाएँगे नेक्स्ट मंथ से और ऑफसेट करेंगे राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑलरेडी जनवरी में कार्स के दाम थोड़े मेरे ख्याल से बढ़े हैं एंड अब फिर से हमें मार्च, अप्रैल से और एक्सपेंसिव कार्स मिलेंगी। अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए इनकी तो अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट टू स्टॉक मार्केट्स, मारुति सुजुकी का कहना है कि ये प्लान कर रहे हैं कि कार प्राइसेस को इंक्रीज़ करें बाय अप टू 4% फ्रॉम अप्रैल। टाटा मोटर्स का कहना है कि हाइक करेंगे कमर्शियल व्हीकल्स का जो प्राइस है वो, जैसे कि ट्रक्स और बसेस बाय अप टू 2% फ्रॉम अप्रैल। तो प्राइस हाइक डिपेंड करेगा मॉडल पे, वेरिएंट पे और मारुति सुजुकी जो रेंज ऑफ व्हीकल्स बेचते हैं जैसे ऑल्टो से लेकर के एमपीवीज़ तक, इनका कहना है कि ये ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, कॉस्ट के इम्पैक्ट को अपने कस्टमर्स पर, लेकिन कहीं न कहीं हमें कॉस्ट थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ करना ही होगा, क्योंकि कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं। इनका कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ काफ़ी बढ़ी है रॉ मटेरियल पर और सप्लाई चेन डिसरप्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो टाटा मोटर्स ने भी अपने कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% बढ़ाए हैं कब? जनवरी में और मारुति सुजुकी जो है यहाँ पे 4% इंक्रीज़ कर चुका है ऑलरेडी दिसंबर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हम फिर लेके आएँगे हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।